एलएसी पर तनावपूर्ण हालात के बीच भारतीय सेना ने चुशूल के इलाकों में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जिन चोटियों पर सेना ने कब्जा जमाया है उसके आसपास कटीले तार बिछाए गए हैं, जिससे चीन की सेना को करीब आने से रोका जा सके। चीन के अधिकारियों के साथ पिछले दिनों हुई बैठक में यह बताया जा चुका है कि अगर चीन ने गलवान जैसी घटना दोबारा दोहराने की कोशिश की तो भारतीय सेना चुप नहीं बैठेगी। चीन के सैनिक एलएसी के पास जनरल एरिया में रॉड और नुकीले हथियारों के साथ कल भी देखे गए थे। सूत्रों के हवाले से यह भी है कि चीनी सैनिक धारदार हथियारों के साथ एलएसी की कुछ पोस्ट पर मौजूद हैं। और इस वक्त ये टीवी स्क्रीन पर आपकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चीन के सैनिकों के पास हथियार की ये तस्वीर जो हमारे पास आई है, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नुकीले हथियारों के साथ चीन के सैनिक दिखे और तस्वीरें इस बात का सबूत है, जैसा कि जी न्यूज पर हम अब से कुछ मिनटों पहले ही आपको ये जानकारी दे रहे थे कि चीन के सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। उनके हाथ में नुकीले हथियार थे, रॉड्स थे। उन सब की तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। तो एलएसी पर आपने देखा किस तरीके से चीन के सैनिक हथियारों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसे भारतीय सेना ने होने नहीं दिया। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर एक बार फिर भारत चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। भारतीय सेना ने कहा है कि चीन लगातार समझौते का उल्लंघन कर रही है और निरंतर उकसाने वाले कदम उठा रही है। सेना के मुताबिक 7 सितंबर को चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। मुस्तैद भारतीय सेना ने चीन की सेना को खदेड़ दिया। वहीं चीन के सैनिकों ने जब भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की तो जवाब में सेना के वीर जवानों ने उन्हें रोका, लेकिन इस दौरान चीन की तरफ से हवा में फायरिंग की गई। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरावणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एलएसी पर सोमवार की रात हुई फायरिंग की जानकारी दी है। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को लद्दाख के मौजूदा हालात के बारे में भी बताया। चीन के दोहरे रवैये को भी सेना के सामने रखते हुए कहा कि भारत लगातार एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन चीन जानबूझकर उकसावे वाली हरकत बढ़ा रहा है। वहीं रेजिंगला की घटना पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है। चीन ने एक बार फिर झूठ बोला है। चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि भारतीय सेना ने एलएसी का उल्लंघन किया है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया है कि सीमा की स्थिति को संबंधों की स्थिति से अलग नहीं देखा जा सकता। आज 4 दिन की रूस यात्रा के लिए रवाना होने से पहले विदेश मंत्री ने यह बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री अपनी इस यात्रा से पहले ईरान के विदेश मंत्री से भी मिले। अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए 5 भारतीयों पर चीन की सेना ने स्वीकार कर लिया है कि ये सभी लोग उनके यहाँ हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से अगवा हुए भारतीयों को वापस लाने की कोशिश जारी है। रिजिजू ने ट्वीट कर बताया कि भारतीय सेना की तरफ से भेजे गए हॉटलाइन संदेश पर चीन की सेना ने जवाब दिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता युवा उनकी तरफ पाए गए हैं। उन्हें अधिकारियों को सौंपे जाने की आगे की औपचारिकताओं पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में चीन के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। पीओके में नदी पर बन रहे डैम के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। चीन की तरफ से यह बांध बनाया जा रहा है। इससे पहले भी बड़ी संख्या में लोगों ने मुजफ्फराबाद शहर के अंदर जोरदार मशाल जुलूस और विरोध मार्च निकाला था। पीओके के लोग आक्रोशित हैं। वे नारे लगा रहे थे कि नीलम झीलम पर बांध ना बनाओ और हमें जिंदा रहने दो। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 86 दिन बाद आरोपी रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने आज गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने, सुशांत को ड्रग्स देने सहित कई गंभीर आरोप है, जिस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे लगातार 3 दिन से पूछताछ कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद रिया को मुंबई के सायन अस्पताल लाया गया, जहां रिया की मेडिकल जांच की गई। एनसीबी आज शाम 7:30 बजे रिया चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक अगर रिया चक्रवर्ती जमानत की अर्जी दाखिल करती है तो एनसीबी इसका विरोध नहीं करेगी। रिया चक्रवर्ती को आज लगातार तीसरे दिन एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 6 सितंबर को रिया से 6 घंटे, 7 सितंबर को 8 घंटे और तीसरे दिन 3 घंटे की पूछताछ के बाद रिया को दोपहर 3:23 पर एनसीबी ने गिरफ्तार किया। रिया की गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दी। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक हैशटैग ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, भगवान हमारे साथ।
रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील सतीश मानशिंदे ने स्टेटमेंट जारी कर सुशांत के चरित्र हनन की कोशिश की। रिया के वकील ने आरोप लगाया है कि 3 जांच एजेंसी मिलकर एक अकेली महिला को परेशान कर रही है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया जो कई सालों से मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिसने प्रतिबंधित अवैध दवाओं और ड्रग्स के सेवन से सुसाइड किया। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी को रिया के खिलाफ कई ड्रग्स चैट मिली थी, जिसमें ड्रग्स के लेन देन और ड्रग्स के इस्तेमाल और ड्रग्स का इंतजाम करने का भी जिक्र था। पहला चैट रिया और गोवा के कारोबारी गौरव आर्य का था, जिससे रिया ड्रग्स मांग रही हैं। दूसरा रिया और सैमुअल के बीच ड्रग्स पर बात हुई। तीसरी चैट में रिया शोविक को ड्रग्स का इंतजाम करने को कह रही है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ड्रग पेडलर्स के साथ संबंध में रिया चक्रवर्ती की पोल खोल गई है। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती या किसी भी आदमी से, वो एक हमारे अभियुक्त में से हैं। जो सुशांत के संबंध में उनके पिता ने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें जो अन्य लोग अभियुक्त बनाए हैं 6, उसमें रिया चक्रवर्ती हैं, प्रमुख अभियुक्त हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक सोमवार की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की थी। रिया ने कहा था कि वो सिर्फ सुशांत के साथ ही ड्रग्स लेती हैं। वहीं एनसीबी सूत्रों के मुताबिक करीब 25 बॉलीवुड कलाकारों की लिस्ट भी तैयार की गई है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से गिरफ्तारी से पहले की गई पूछताछ में ये नाम सामने आए थे। बाकी और डॉक्टर्स मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद में उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप उन्होंने अपनी इंटरोगेशन के दौरान क्या बताया है? What exactly is it that she has revealed or based on which you have arrested? जी, उन्होंने जो बताया है वो गिरफ्तारी के लिए सफिशिएंट था। हमने उन्हें अरेस्ट किया है, विच मीन्स देयर वाज मटेरियल इनफ। बाकी जहाँ तक एक्चुअल डिटेल का सवाल है वो माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। सेक्शन 8, 20, 22, 27A, 28 and 29. Sir, what now? Would you be opposing her custody? We will be Bail petition we will be opposing all bail petitions. I would like to clarify that the persons who are in NCB custody right now, 4 of them, they will also be produced before the court tomorrow because their remand is ending tomorrow, and we will be opposing all bails. What about, would you be seeking her custody as well? No, we. See, you have to understand this. जिन लोगों से हम उनकी बातचीत करवाना चाहते थे, पूछताछ करना चाहते थे, वो पहले से हमारी कस्टडी में थे। 3 दिन से हम उनको बुला रहे, हमने पूछताछ की, वी आर सेटिस्फाइड। जो हमारे पास है वो भी कल चले जाएंगे। So there was no logic, there was no need to seek custody. It's a conscious decision. Neeraj and Keshav, sir, what about Neeraj and Keshav? There no summons have been issued. Did you get any contraband or any currency from Riya and Shauvik's house which could be attributed as a sale proceed of drug? आपको कोई possession मिला था drug का या फिर? We recovered contraband from Mr. Keshwani and Mr. Zaidu. Sir, I'm talking about Shauvik and No, when I say I recovered from 2 people, it means that I didn't recover from other people. सर ऑल्सो बॉलीवुड के किसी का नाम सामने आया है? No speculation about any names. सीजर मैं कल बता चुका हूँ, परसों बता चुका हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। Are there still raids going on? नाम सामने है, उनकी कब तक पूछताछ चालू होगी? मैडम, मैंने ये नहीं कहा कि नाम सामने है। जब भी हम कुछ एक्शन लेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं। Sir, any raids still going on? That information cannot be shared. रिया के पास क्या-क्या मिला? नहीं, मैंने आपसे कहा है ना, कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला। थैंक यू। Sir, 20 भी है क्या उसमें? Somebody asked him the question. तो एनसीबी के डीडीजी अशोक जैन यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। आरोप साबित होने के बाद ही रिया की गिरफ्तारी की बात उन्होंने यहां कही है और साथ ही यह भी साफ किया कि एनसीबी ने जो 3 दिन के दौरान रिया से पूछताछ की उसमें ये सफिशिएंट बातें सामने आई हैं जिनके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद ये साफ हो गया कि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में जो बातें कही हैं उसके बाद ही गिरफ्तारी की बात हुई है।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ आरोपी रिया चक्रवर्ती की ओर से दर्ज एफआईआर को सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। विकास सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया चक्रवर्ती का दूसरा घर बन गया है, जहां वो घर की तरह बार बार जा रही है। रिया चक्रवर्ती जो इस एफआईआर के माध्यम से कहना चाह रही है, वो सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में दे सकती थी, और सीबीआई उस स्टेटमेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई अहमियत है या इसमें कोई तथ्य है, तो उसको सीबीआई अपने चार्जशीट में उसको कंसिडर करता और कंसिडर करके उसको उस पर एक्शन ले सकता था। जो दूसरा एफआईआर जो इन्होंने दर्ज करवा दिया है, ये डायरेक्ट एक अवहेलना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। शिवसेना और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। पीओके वाले बयान के खिलाफ शिवसेना ने पुलिस में शिकायत की है। वहीं मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने कंगना के बंगले को तोड़ने का नोटिस भी दिया है। इसी बीच मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी ने छापेमारी की कार्रवाई की। उन्होंने बीएमसी की छापेमारी को बदले की कार्रवाई बताया। वहीं कंगना ने ट्वीट कर पहले ही दफ्तर तोड़े जाने की आशंका जताई थी। कंगना रनौत कल चंडीगढ़ से मुंबई जाएंगी। कंगना आज मनाली से मंडी पहुंची है। हालांकि उन्होंने पूरे विवाद पर कुछ नहीं कहा। अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम लोग जा रहे हैं। कंगना के विवादित ट्वीट पर जारी सियासत पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि शिवसेना की सियासत से उनका कोई वास्ता नहीं है और उनकी सरकार ने सिर्फ हालात को देखते हुए कंगना को सुरक्षा दी है। जब इस प्रकार का संकट उनके लिए आया है, जहां उनको सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है, उनके परिवार को हो रही है, ये हमारी दायित्व, हमारी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को हमने निभाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आत्मनिर्भरता ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय उत्पाद ही नहीं बल्कि भारतीयों की आवाज भी वैश्विक हुई है। महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में सीबीआई जांच का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने हलफनामा दायर करके कहा कि सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज होने के साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य की सीआईडी गहन जांच के बाद पहले ही 2 चार्जशीट दायर कर चुकी है। इन चार्जशीट को भी कोर्ट में जमा कराया गया है। इस घटना की व्यापक और पूरी जांच मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस नहीं कर सकती, इसलिए इस जांच को सीबीआई को सौंपना चाहिए, जो इस घटना से जुड़े हुए हर पहलू की जांच करे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कबूसा खलीसा इलाके की जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन केस के सिलसिले में दीपक कोचर को कल गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में आज कल के मुकाबले कमी आई है। 24 घंटे में 75,800 नए मामले सामने आए, जबकि 1,133 लोगों की मौत हो गई। अब तक देश में कुल 42,80,000 से ज्यादा मामले भारत में सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16,429 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 9,23,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 423 लोगों की मौतें हुई है। महाराष्ट्र में आज 14,922 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी की क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने पत्र के जरिए कहा है कि कुछ करों को अधिकार राज्य सरकारों के लिए छोड़ा जाए। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में विश्वास कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री को मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एलआईसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चलाई है। वहीं राहुल ने कहा कि आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। एलआईसी को बेचना सरकार का एक शर्मनाक प्रयास है। केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का 25% शेयर बेचने का मन बना चुकी है। योजना के मुताबिक जल्द ही इस दिग्गज कंपनी का आईपीओ लाने वाली है। इसके लिए विनियामक प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। बेंगलुरु में अभिनेत्री संजना गुलरानी के घर पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। संजना और उनकी मां को हिरासत में लिया गया है। ड्रग्स रैकेट कनेक्शन में पिछले दिनों अरेस्ट की गई अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी की कस्टडी 5 दिन बढ़ा दी गई है।
ये कार्रवाई अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को शहर में बड़ी बड़ी पार्टियों में लोगों को मादक पदार्थ मुहैया कराने के लिए शहर की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इनमें से 2.45 लाख लाभार्थियों की सूची बैंकों को सौंपी गई है, जिनमें से 1.4 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए के हिसाब से 140 करोड़ की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री इन्हीं लाभार्थियों में से 3 से वर्चुअल संवाद करेंगे। सांसद अतीक अहमद पर भी उत्तर प्रदेश प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज के नवाब यूसुफ रोड पर बनी अतीक अहमद की एक और बिल्डिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। वहीं अतीक अहमद की 20 अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें से 7 जगहों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। अब प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुनिया भर में कोरोना महामारी की वजह से आगरा का मशहूर ताजमहल और आगरे का किला 17 मार्च से बंद कर दिया गया था। अब कोरोना की पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद इन दोनों पर्यटन केंद्रों को 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। जिला प्रशासन के मुताबिक ताजमहल के लिए दर्शकों की संख्या 5,000 रखी गई है, जबकि आगरा किले के लिए यह संख्या 2,500 रहेगी। इसके साथ ही टिकटों की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही होगी। असम के बक्सर जिले में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पुथिमारी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और 6 से 7 गांव पूरी तरह से डूब गए हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। लोगों ने सरकार से जल्द मदद देने की मांग की है, लेकिन फिलहाल हालात बेहद खराब बने हुए हैं। जल्द मदद पहुंचने की उम्मीद नहीं है। वहीं बाढ़ के बीच लोगों तक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही है। बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली कर 15 साल की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं सीएम नीतीश ने डिजिटल रैली के माध्यम से विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। लखनऊ में पेट्रोल भरवाने आए युवक को पेट्रोल पंप पर काम कर रहे लोगों ने जमकर पीटा। पैसों को लेकर युवक का पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक की पिटाई शुरू हुई। ये सारी की सारी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि कैसे युवक को पैसों के मामले में खूब पीटा गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर बसंतगढ़ इलाके में लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया और 6 मकान मलबे में धंस गए। इस तरह शनिवार से लेकर अब तक गंदटॉप इलाके में पहाड़ी के कुछ हिस्सों के खिसकने से 16 मकान उसमें दब गए हैं। गनीमत यह रही कि समय रहते उन मकानों में रहने वाले लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। इलाके में पहाड़ के हिस्से के खिसकने से 100 लोग बेघर भी हो गए। खतरे को भांपते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव की टीमें मौके पर भेज दी है। बिहार के फारबिसगंज में कारोबारी से 26 लाख की लूट का मामला सामने आया है। राजस्थान से आए मार्बल कारोबारी के साथ ये वारदात हुई है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि सभी व्यापारी नरपतगंज से गड़िया गांव के पास मार्बल की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदने के उद्देश्य से आए थे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.